अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा में। ये डेरा सिटी सेंटर के करीब ही बड़ा ही खूबसूरत पार्क है। बाई चांस वैसे मैं इस पार्क में आ गया। मैं यहाँ एक काम से आया था डेरा सिटी सेंटर के पास, तो ये पास में एक मस्जिद है, वहाँ असर की नमाज़ अदा की और मेरी नज़र पड़ी कि ये बड़ी खूबसूरत जगह, काफ़ी गार्डन और दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चले इधर चलते हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा चलें कुछ व्लॉग भी आज बना लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, आपसे बात नहीं हो सकी, तो चलें यहाँ पर बैठते हैं। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा बेंच मुझे नज़र आया है और यहाँ पर बैठते हैं और फिर आप लोगों से गपशप करते हैं। अच्छा, आज मैं बात करने वाला हूँ आज़ाद वीज़े के हवाले से। देखिए, दुबई के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे सऊदी अरब में था, पहले आज़ाद वीज़ा होता था, वहाँ पर आप कफ़ील से वीज़ा लेते हैं, यानी जो लोकल अरबी लोग हैं वो स्पॉन्सर करते हैं आपको, और वो आपको एक एनओसी दे देते हैं। उसमें आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। आप लीगली उस बंदे के अंडर काम करने के लिए बाउंड नहीं है। वो बाकायदा एक कानूनी तौर पर एनओसी जारी हो जाता है और उसको बोला जाता था आज़ाद वीज़ा। यानी उनके घर का भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता था तो वो उसको लोग आज़ाद वीज़ा बोलते थे। इसी तरह वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर अरबी में गालिबन उसको मुसस्सा बोलते हैं कि वो मुसस्से का उनका वीज़ा होता था, या कोई भी मतलब जैसे लाइसेंस है बाकायदा कंपनी का, उसका वीज़ा होता था आपका। वो कंपनीज़ भी आपको एनओसी दे देती थी और आप लोग आज़ाद अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट चला और यहाँ पर यूएई के अंदर भी आज़ाद वीज़ा लोग लेना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो आज़ाद वीज़ा है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बताऊँ। यहाँ पर बहुत रेयर है। यूएई की आबादी जो लोकल्स हैं वो बहुत थोड़ी है, उसकी परसेंटेज, और ये लोग नॉर्मली आज़ाद वीज़ा नहीं देते हैं, जैसे आपके घर का कोई वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। यानी कि वो अरबी जो हैं वो भी इशू कर सकते हैं वीज़ा। उनको घरेलू मुलाजमीन अगर जो चाहिए होते हैं बाहर से, कहीं से घर में मेड चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, कोई गार्डन में काम करने के लिए चाहिए, या किसी भी किस्म का कोई घरेलू मुलाजम उनको चाहिए, तो उसके लिए उनको वीज़े मिलते हैं और वो वीज़ा दे सकते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर बहुत रेयर है कि वो आपको ऐसे वीज़ा दें और आपको इजाज़त दे दें कि आप बाहर काम करें। लोग नॉर्मली अपनी ज़रूरत के लिए तो हायरिंग करते हैं, वो लोग अपने वीज़ा देते हैं, उसकी वीज़ा कॉस्ट भी कम है, और वो लोग उन्हीं को अपने पास से एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन जो आज़ाद वीज़ा यहाँ पर अमारात में लोग लेते हैं वो बेसिकली कंपनी से लेते हैं। अब वो भले सोल प्रोप्राइटरशिप है या वो कोई एलएलसी कंपनी है, वो दुबई बेस्ड है, वो शारजा बेस्ड है, अजमान, उम्मुल क्वीन, फुजीरा, अबू धाबी, वो किसी भी शहर में है। अमारात में 7 स्टेट्स हैं इनकी, जो मिलके एक मुत्तहिदा अरब अमारात मुल्क बनाती हैं। तो वो किसी भी स्टेट का आपको वीज़ा मिल सकता है। जिस स्टेट में वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उस स्टेट का एक्चुअली वो वीज़ा इशू होगा, लेकिन वो एक कंपनी का वीज़ा होगा, भले वो सोल प्रोप्राइटर है, भले वो एलएलसी है। अच्छा, उसकी टेक्निकली जो हैसियत है वो बेसिकली वो कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वो टेक्निकली और लीगली एक कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है और आप कानूनी तौर पर उस कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं और आप कानूनी तौर पर उसी कंपनी में काम करने के पाबंद हैं। उसके लिए सबसे पहले जो तरीक़ाकार है वो लेबर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपका एक ऑफ़र लेटर बनता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके अंदर तमाम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। आपका सैलरी पैकेज लिखा जाता है, जो भी आपको कंपनी ने सहूलत देनी है, अकोमोडेशन दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, या अदर अलाउंस दे रही है, कोई बेनिफिट्स दे रही है इसके अलावा, तो वो सारे उसमें मेंशन होते हैं। और उसमें एक सर्टेन अमाउंट सैलरी आपकी मेंशन होती है, और वही सैलरी उन्होंने मंथ एंड पे किसी न किसी एक्सचेंज में आपका अकाउंट ओपन करवा के वहाँ पर जमा करवानी होती है, या बैंक अकाउंट ओपन करवा के आपकी उसके अंदर जमा करानी होती है और आप उससे विड्रॉ करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहती है। उसकी वजह कि कल को जब आपकी कंपनी अगर आपको कोई सैलरी ना पे करे, वो इनकार कर दे या बहाना करे या लेट करे आपकी सैलरी, तो आप लीगली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी कंपनी मुझे सैलरी नहीं पे कर रही, प्लीज़ मुझे मेरी कंपनी से सैलरी दिलवाई जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सबसे पहले वो आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, भले वो किसी भी एक्सचेंज में हो या किसी बैंक अकाउंट में हो, वो चेक करेंगे कि आपको सैलरी मिली है कि नहीं, और उसमें वो सैलरी कंपनी देने की पाबंद है कि जो एग्रीमेंट में साइंड है।
क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास भी वो एग्रीमेंट आपका रजिस्टर रहता है। जैसे ही आप उनके पास अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे तो वो सबसे पहले अपने पास रिकॉर्ड चेक करेंगे कि इस बंदे का हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, ये किस कंपनी में किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या सैलरी पैकेज है इसका, ये रजिस्टर है। और फिर वो आपका अकाउंट चेक करेंगे कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक इसको ये सैलरी मिली है या नहीं मिली। और वो अगर किसी मंथ की सैलरी नहीं मिली तो फिर वो उस कंपनी को कॉल करेंगे कि भाई फ़लाँ मंथ की आपने इस बंदे को सैलरी नहीं पे की, आप क्यों नहीं पे कर रहे, आप पे करें। ठीक है, फिर वो जो भी कंपनी आगे से जवाब देती है वो मतलब एक अलग मैटर है। तो ये तो रह गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इससे रिलेटेड मामला। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फिर वो इमिग्रेशन में जाते हैं और वहाँ पर आपका वीज़े के लिए एप्लीकेशन देते हैं कि इस बंदे को हमने ये एक इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमें इस बंदे की ज़रूरत है, लिहाजा इसको वीज़ा इशू किया जाए। तो वो गवर्नमेंट आपको 2 साल का नॉर्मली 2 साल का परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा जो है वो इशू कर देती है। और आप उस वीज़ा के ऊपर फिर ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर आ जाएं या यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप विज़िट वीज़ा पर आए हुए हैं तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। आप विज़िट पर रहते हुए यानी अगर आपके पास वैलिड विज़िट वीज़ा है तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको वो ऑफ़र लेटर और एग्रीमेंट साइन करके दे देती है, उसके बिहाफ पे फिर आपको गवर्नमेंट परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा इशू कर देगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए यही एक प्रोसेस है। और इसी को अगर इसमें अब एक एलिमेंट क्या है कि उस कंपनी के साथ आपने एक डील कर ली कि भाई मैं अपना काम करूँगा, मुझे सिर्फ आप वीज़ा दे दो, मैं अपना काम करूँगा और मैं आपके ऊपर कोई आप मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर उसको लोग नाम दे देते हैं आज़ाद वीज़ा का कि मैंने वीज़े के पैसे पे किए हैं। कंपनी कहती है कि भाई एक वीज़ा के अगेंस्ट हमारी एक सर्टन अमाउंट जो है वो कॉस्ट गवर्नमेंट की जो एक लीगल कॉस्ट है वो आती है, प्लस मुझे क्या बेनिफिट कि मैं आपको वीज़ा दूँ, क्योंकि 2 साल तक तो लीगली आप उस कंपनी के मुलाजम हैं और आप बाउंड हैं उसके साथ काम करने के। और कोई भी खुदा न खास्ता कल को आपके साथ कोई हैपन होता है तो वो कंपनी जवाबदेह है, या आपका कोई मसला बन जाता है तो वो कंपनी का PRO या कंपनी का ओनर या मैनेजर या कोई भी वो किसी भी गवर्नमेंट इदारे में कोई मसला बनता है आपका, तो वो आपके पीछे उन्होंने आना है और वो डील करेंगे आपके मामलात को। ठीक है, तो इसलिए वो कंपनी कहती है कि हम 2 साल तक हेडेक लें, हम आपके लिए कोटा इशू करें, हम आप एक कंपनी ने लाइसेंस ले रखा हुआ है, ऑफिस बना रखा हुआ है, उसके खर्चे हैं सारे, तो हमें क्या बेनिफिट के हम आपको वीज़ा दें। तो फिर वो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे मुनाफे के तौर पे, या वो जो अपनी उन्होंने कंपनी का एक स्टेटस बनाया हुआ है उसके बिहाफ पे कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, आपने अपना काम करना है, तो हम आपसे ये एक एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे गवर्नमेंट के वीज़ा कॉस्ट के अलावा। तो वो आपको वीज़ा सेल कर देते हैं इस तरीके से, और वो आपका अपना वीज़ा होता है और उसको वो लोग नाम दे देते हैं जी आज़ाद वीज़ा का। लेकिन वो टेक्निकली या लीगली कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। आप कानूनी तौर पर उस कंपनी के मुलाजम होते हैं, गवर्नमेंट के खाते में आप उस कंपनी के मुलाजम हैं और आप उसके पास काम कर रहे हैं। भले आप बाहर अपना तौर पर काम करें, आपने अपनी रिहाइश का ख़ुद ही इंतज़ाम करना है, आपकी सैलरी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं मिलेगी आपको कंपनी से, आप थोड़े कमाएँ आप ज़्यादा कमाएँ, आप अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आज़ाद वीज़ा होता है नॉर्मली उसमें कंपनीज़ क्या करती हैं, सेफ़ साइड के लिए आपकी मिनिमम सैलरी एज़ पर द लॉ, गवर्नमेंट लॉ, आपकी मिनिमम सैलरी उसमें लिखती हैं और उस सैलरी को उन्होंने हर महीने आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करना है और विड्रॉ करना है। यानी गवर्नमेंट के खाते में आपका रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने पूरा मेंटेन करते रहना है कि कल कला को कहीं भी आप गवर्नमेंट से ये क्लेम ना कर दें कि इस बंदे ने तो मेरी इतनी सैलरी नहीं दी। अगर आप वो क्लेम कर दें तो उस कंपनी को वो सैलरी पे करनी पड़ जाएगी। इसलिए वो आपका अकाउंट भी ओपन करवाएंगे किसी ना किसी एक्सचेंज में या बैंक में, और वहाँ से जो आपका एक कार्ड बन जाएगा ATM कार्ड, वहाँ पर आपको कि वो कंपनी खुद ही सैलरी डिपॉज़िट करेगी और विड्रॉ करेगी, या वो आपको ही कह देंगे कि आपने ये काम खुद ही करना है। ठीक है, लेकिन वो इसको मॉनिटर करेंगे कि कहीं पर भी कल को ना उन्हें प्रॉब्लम हो ना आपको कोई प्रॉब्लम हो। ये एक आपकी और कंपनी के बीच में एक वर्बल डील होती है, ये कोई रिटर्न डील नहीं होती कि आज़ाद वीज़ा मैंने आपको दिया है। अगर वो आपको कंपनी NOC दे दे, जो कि कोर्ट से एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, उसको हम NOC बोलते हैं, या अरबी में उसको मेरे ज़हन से नाम निकल गया, मुझे याद आता है मैं आपको बताता हूँ, तनाज़ल
सॉरी यस, अरबी में उसको तनाज़ल बोलते हैं कि आप हमें तनाज़ल दे दें, यानी कि वो कंपनी आपको इजाज़त दे रही है कि हमारे पास काम नहीं है और लिहाजा आप बाहर काम कर सकते हैं। उस सूरत में कंपनी को ये नुकसान है इन फ्यूचर कि जब वो मज़ीद कोटा अप्लाई करते हैं, कल कलां को उन्हें कोटा चाहिए और उन्हें अपने काम के लिए बंदे चाहिए या किसी भी लिए उनको कोटा चाहिए, तो जब वो गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे और आपने एक उनको एनओसी दे रखा हुआ है, आप एक बंदे को या 10 बंदों को एनओसी दे रखा है, तो गवर्नमेंट फिर उनको ये पूछती है कि आपके पास तो काम ही नहीं है, आपने तो पहले बंदों को वीज़े दे के और उनको इजाज़त दी हुई है कि आप बाहर काम करें अपने तौर पे, हमारे पास काम नहीं है, इसी बात का तो आपने एनओसी दिया हुआ है उनको। यानी एनओसी जब आप दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है ये बंदा बाहर काम करे, तो इसका मतलब है आपके पास काम नहीं है, तो फिर अभी आपको और वीज़े क्यों चाहिए, आप और कोटा क्यों चाहिए आपको, इसका मतलब आप वीज़ा बेच रहे हो। तो लीगली तो वीज़ा बेचना या उसके पैसे चार्ज करना तो इलीगल है, यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से वो इलीगल है। तो आप यानी कि इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका मतलब आप वीज़े बेच रहे हैं लोगों को। तो कोई भी कंपनी आपको एनओसी नहीं देगी। मुमकिन है कि कोई बहुत रेयर, कोई 1000 में से 1-2 कंपनीज आपको एनओसी दे दें, वरना कोई बंदा आपको एनओसी नहीं देगा। और वो ऐसे ही आपकी एक वर्बल कमिटमेंट होगी उसके साथ कि आप आज़ाद अपना काम करेंगे। उस सूरत में आपने अपनी ज़िम्मेदारी है आपकी, आपने ख़ुद ही कमाना है, अपनी रिहाइश का इंतज़ाम खुद ही करना है, आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम खुद ही करना है। तो वो आज़ाद वीज़े की ये हैसियत है। बाकी कोई भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो कंपनी आपको कोई नहीं पूछेगी कि आप किधर हो, क्या कर रहे हो। हाँ, अनटिल और अनलेस के कोई पुलिस का प्रॉब्लम बन गया, कोई लीगल मैटर इस किस्म का इन्वॉल्व हो गया, तो वो कंपनी को आना पड़ेगा और वहाँ पर वो यही बात करेंगे, आप भी और वो कंपनी भी, कि जी ये हमारा मुलाजिम है और हमारे साथ काम कर रहा है और ये इसका मसला है। फिर वो जो भी उसके मामलात होंगे वो उस कंपनी के साथ और आपके साथ मिल के तय होंगे। तो ये आज़ाद वीज़ा है बेसिकली। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि टेक्निकली या कानूनी तौर पर कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता, वो सभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ होते हैं। आप किसी न किसी कंपनी के अंडर कानूनी तौर पे आप उस कंपनी के मुलाज़म होते हैं, लेकिन आप बाहर कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बाहर यहाँ पर दुबई में ख़ास तौर से या अमारात में ऐसा कोई सख्ती नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। आपके पास अगर वैलिड आईडी है तो नॉर्मली आपका आईडी ही चेक किया जाता है कि वो वैलिड है। अगर आप कहीं पे काम के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर ओबियसली आपने भी वहाँ पर यही क्लेम करना है कि हाँ जी मैं उस कंपनी का मुलाजिम हूँ और उसके अंडर काम कर रहा हूँ। तो आपने ये बिल्कुल नहीं बोलना कि जी मेरा आज़ाद वीज़ा है या मैं आज़ाद काम कर रहा हूँ, क्योंकि लीगली ऐसी कोई बात नहीं है। तो अदरवाइज़ आपको फ़ाइन भी गवर्नमेंट कर सकती है, उस कंपनी को भी फ़ाइन कर सकती है कि आपके बंदे जो हैं वो इल्लीगल कहीं और पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के अंडर ही कहीं और काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंपनी आपसे या तो एनओसी डिमांड करेगी कि आप अपनी पिछली जो कंपनी है, यानी एक्चुअली जहाँ पर आपका वीज़ा लगा हुआ है, उस कंपनी से एनओसी ले आएँ, तो फिर वो कंपनी आपको जॉब देगी। या अगर वो आपको जॉब देगी एक सर्टेन फिक्स अमाउंट की, तो फिर वो डेफिनेटली आपका वीज़ा अपने पास लगाएंगे। वो आपको दूसरे बंदे के वीज़े पर, दूसरी कंपनी के वीज़े पर नहीं रहने देंगे। अदरवाइज़ वो अपने पास, उनके पास काम करते हुए अगर बल्दिया ने चेक कर लिया, जैसे किसी रेस्टोरेंट है लेट से, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने आके चेक कर लिया कि वाकई आप इसी रेस्टोरेंट के मुलाज़म हैं, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप उसी कंपनी के मुलाज़म हैं तो आप उनके काउंटर पे बैठ सकते हैं, उसके कहीं पर भी उनके ऑफिस में उनका डेस्क यूज़ कर सकते हैं। लीगली आप किसी और कंपनी में रहते हुए दूसरी कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। तो ये इसकी यानी कि कानूनी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने टेक्निकली रखना चाह रहा था। बाकी आज़ाद वीज़ा वो लोग लेते हैं जो नॉर्मली अपना काम करते हैं। मसलन उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बंदे जो मेरी नज़र में आए हैं, जैसा कि कोई एसी का काम करता है, एसी का मैकेनिक है, वो अपना काम करता है, तो उस बंदे ने एक कंपनी से, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से या टेक्निकल सर्विसेज कंपनी से लाइसेंस, अपना वीज़ा ले रखा है, क्योंकि वो कंपनी की भी एक्टिविटी यही है कि वो कंस्ट्रक्शन का या इस तरह का टेक्निकल काम करते हैं। तो वहाँ पर वो एसी टेक्नीशियन उनको चाहिए या प्लम्बर चाहिए या कोई मैसन चाहिए, तो वो इस किस्म का वीज़ा वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं। अब मुझे अपने घर में कोई एसी का काम करवाना है, कि छोटा मोटा इस तरीके से कोई काम करना है, दफ्तर का कोई काम है, तो वो लोग डायरेक्टली फिर अपने रिलेशंस बनाते हैं, अपने लिंक्स बनाते हैं और वो अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और अपना काम करते हैं। वो अपनी एक लाइसेंस ड्राइविंग लेके अपनी गाड़ी रख लेते हैं छोटी मोटी, और कोई इसी तरह से 1 2 3 बंदे मिल के वो अपना काम करते हैं, वो अपनी एक टीम बना लेते हैं।
तो वो आज़ाद वीज़ा लेते हैं। लेकिन जो एक बंदा पहली दफ़ा यहाँ पर अमारात में आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पर सिलसिला कैसे चलेगा, उसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उसका कोई यहाँ पर मतलब किसी किस्म का कोई उसका नो हाउ ही नहीं है उसको, तो वो कभी भी आज़ाद वीज़ा नहीं लेगा और उसको लेना भी नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट उसको करनी चाहिए, उनके पास काम करे, एक्सपीरियंस गेन करे, उसके बाद फिर वो सोचे कि मैंने इस तरीके से अपना वीज़ा कॉस्ट पे करके आज़ाद वीज़ा लेना है और आज़ाद काम करना है कि नहीं। क्योंकि वो जितना भी आज़ाद वीज़ा या इस किस्म का रहेगा उसको वो कॉस्ट खुद बियर करनी पड़ेगी, और वो हर 2 साल बाद रिन्यूएबल है, उसको हर 2 साल बाद वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो पे करनी है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको टेक्निकली बता दूं, बहुत से लोग इस ट्रैप में आते हैं और फिर परेशान होते हैं। वो ये कि जब आप किसी से वीज़ा ले लेते हैं और वो कंपनी कल को अपना लाइसेंस रिन्यू ना करवा पाए, तो वो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं हो पाता, उसमें फिर उनको परेशानी होती है। आप वीज़ा लेते हुए ये ज़रूर देखें कि वो कंपनी का स्टेटस क्या है, वो उसकी वर्थ खुद कितनी है, वो खुद क्या काम कर रहे हैं, उनका ऑफिस है नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये एक कारोबार के तौर पर भी बनाया कि कंपनियाँ बनाई, कोटे लिए, वीज़े बेचे और उसके बाद रफू चक्कर हो गए। बाद में वो उनके बंदे 2 साल बाद बेचारे जलील होते फिरते हैं, वो कंपनी नहीं मिलती, ना उसका कोई ऑनर मिलता है, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, उनके वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन आना शुरू हो जाता है, वो बंदे वापस अपने मुल्क भी ट्रैवल नहीं कर पाते, ना वो वीज़ा रिन्यू कर पाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो आज़ाद वीज़ा लेते हैं, कि आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि वो कंपनी क्या काम कर रही है, ठीक है। और कोशिश करें उस कंपनी से वीज़ा लें कि जिनकी अपनी कोई अपना कोई बिज़नेस है और आपको वो इस तरीके से किसी न किसी रिलेशन की बुनियाद पर वो आपको ऐसे वीज़ा दे के और इजाज़त दे दें आप बाहर काम करने की, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कभी भी अपने दोस्तों को, जानने वालों को ये मशवरा नहीं देता कि आप ऐसे वीज़ा ले लो किसी भी अरे गैरे से, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर वो कंपनी अपना ट्रेड लाइसेंस, जो कि हर साल कंपनी को रिन्यू करना होता है, अगर वो रिन्यू ना करे, उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, तो भी आपका वीज़ा रिन्यू नहीं हो पाता। वीज़ा रिन्यू करने के लिए आपको उस कंपनी का ट्रेड लाइसेंस की लाजम वैलिड ट्रेड लाइसेंस चाहिए, ठीक है। उसके लिए लाजम उनको वैलिड जो एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जिसको इमिग्रेशन कार्ड भी बोलते हैं, वो भी उनको हर साल जो है रिन्यू करना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक उस कंपनी की रिन्यू नहीं होंगी, आपका वीज़ा भी रिन्यू नहीं होगा। आपने भले आज़ाद वीज़ा लिया हुआ, आपने उसको पैसे भी पे कर दिए, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वो कंपनी जो है अगर बंद हो गई या इस तरह से, तो फिर आपको भी वो अपना वीज़ा ख़त्म करना पड़ता है और उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है। बहरहाल ये काफ़ी सारे पॉइंट्स से जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि शायद इस इंफॉर्मेशन से किसी का फ़ायदा हो जाए या किसी को मालूमात चाहिए हो, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें और उससे आपको फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर इस किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी तरह आने वाले वक्त में मुफीद वीडियोज़ जो है वो मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, ताकि देखने वालों को इससे कुछ फ़ायदा हो। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।